वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आपका इस सिटी के सबसे बड़े गवर्नमेंट कॉलेज ए ग्रेड कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत। आप लोग काफ़ी लकी हैं कि इतने बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ। अब हम लोग ई लेक्चर्स के थ्रू आपकी क्लासेस लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, फिज़िकल क्लासेस का समय अभी नहीं आया। जब भी आएगा तब हम मिलेंगे भी, आपस में बात भी करेंगे और क्लासेस भी चलेंगी। लेकिन अभी आपको बहुत कंसंट्रेटली जो भी हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे आपके ग्रुप पर, आप उनको बहुत केयरफुली समझिए और आगे अपनी स्टडी चालू करिए, क्योंकि अभी आपके लिए टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इट्स क्वाइट लेट नाउ, तो इट्स बेटर कि आप सारे वीडियोस हमारे बहुत केयरफुली देखें और उनको आगे कंटिन्यू करते रहें, कभी भी मिस ना करें। ये नहीं कि भाई आपने किसी भी लेक्चर को केयर नहीं की। सभी 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 डिपार्टमेंट के 2-2 पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे रेगुलरली, तो आप उन पर सभी पर काफ़ी ध्यान दें। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आज से हम शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा नाम आपके सामने आ ही रहा है, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियमवदा सोरल। मैं बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। आज फर्स्ट डे हम आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और कुछ बुक्स भी आपको सब्सक्राइब कर देते हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपनी आगे की स्टडी को प्लान कर सकें कि हमें किन यूनिट्स में किस तरह से पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। देखिए, हर पेपर में आपको, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी पेपर्स में देयर आर 5 यूनिट्स और उन सभी 5 यूनिट्स में से आपको कंप्लीट पेपर का इंट्रोडक्शन भी मिलता है और कंप्लीट कंटेंट भी आती है। जैसे हम फर्स्ट यूनिट को टेकअप करते हैं, पहले आज हम केवल सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कल से हम चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज चलेंगे। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक है इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी भारत का आर्थिक पर्यावरण, उसका कंसेप्ट, टाइप, कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। ये आप सभी जानते हैं। आर्थिक पर्यावरण जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों की या कंडीशंस की बात करता है, उसमें हमें कंसेप्ट, उसका प्रकार, उसके मतलब कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, यानी डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ने हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। ये आपको देखना है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, यानी हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से देखते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और आज इतने वर्षों के बाद या 7 डिकेड्स के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप है, क्या नया फीचर ऐड हो रहा है इसमें, वो हमें यहाँ देखना है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कंसेप्ट एंड कंटेंट्स। फिर है मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सभी आप हिंदी वर्जन भी साथ साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का मतलब यही है कि आर्थिक विकास एवं समृद्धि, उसके कंसेप्ट को हम देखना है, अवधारणा है, इसकी मीनिंग है, ये सभी देखना है। उसके बाद में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास का सूचकांक, जो कि आजकल एक बड़ा ही नया कंसेप्ट है, वो इसमें डाला गया है कि किस देश में वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका विकास किस स्तर पर हुआ है और उसके विकास के स्तर के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उस बेस पर उसका इंडेक्स पढ़ना है। फिर है वेरियस कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
ये आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो 3 कंसेप्ट्स हैं वो देखने हैं। जैसे नंबर 1 है पॉवर्टी, यानी निर्धनता। निर्धनता के बारे में उसका आशय है, मेजर्स हैं, विशेष साइकिल है एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन या एलिविएशन। इसका मतलब निर्धनता का मीनिंग क्या है, उसके क्या मेजर्स हैं हमारे यहाँ, उसके बारे में कौन से कारण जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो गरीबी को दूर करने वाली चला रखी हैं। वो तो अब आप सभी पेपर्स के थ्रू समझ ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इन योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है। जो इंडियन इकोनॉमी का जो सेकंड फीचर है मेन, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, और इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फीचर भी है। इसके भी टाइप्स, मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी का क्या वॉल्यूम है, क्या मतलब किस स्तर की है और इसकी कैसी प्रवृत्ति है। मेजर्स टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी को दूर करने के कौन से तरीके काम में लिए गए हैं। फिर है थर्ड पार्ट, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की समस्या के बारे में, इसकी ग्रोथ कैसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो करंट पॉलिसी है उसको देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस कंप्लीट यूनिट में 3 चीज़ें आपको विशेष रूप से पढ़नी है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंप्लीट डिटेल है जिसमें इंडियन इकोनॉमी के मेन फीचर्स पर पढ़ना है। दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के 3 मेन प्रॉब्लम्स कह दीजिए, मेन फीचर्स कह दीजिए, जो है पॉवर्टी यानी निर्धनता, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, और तीसरा है पॉपुलेशन जनसंख्या। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट पर, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। जो आप सभी जानते हैं, भारत पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू अपना देश, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करता रहा है, तो इसलिए हम योजनाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्निक्स, ये सभी इसमें आपको देखनी है कि हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग को किस तरह से काम में लिया गया, उसके लिए क्या टेक्निक्स या तकनीक या विधियां काम में ली गई। अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारे देश में आर्थिक नियोजन की क्या सफलताएं और असफलताएं यानी इवेल्युएशन का पार्ट है। करंट 5 ईयर प्लान, वो भी पढ़ना है। फिर इसका जो सेकंड हेडिंग आ रहा है इस यूनिट का, दैट इज़ एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक बहुत प्रोमिनेंस रखता है, बहुत महत्व रखता है, इसलिए एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी डिटेल आपको पढ़ना होगा। जैसे सिग्निफिकेंस है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, फिर ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग इश्यूज हैं, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी है, इंडियन एग्रीकल्चर इन WTO, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, नीड, ऑब्जेक्टिव एंड गवर्नमेंट अप्रोच, ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल में पढ़ना होगा, जिसमें हम इसके महत्व को, इसके विकास को, इसकी प्रॉब्लम्स को, इसके अलावा नवीन कृषि नीति के बारे में, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव है, और भारत सरकार की क्या योजनाएं एग्रीकल्चर के विकास के लिए की जा रही हैं, इन सभी के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड यूनिट कंटेन्स 2 टॉपिक्स। नंबर 1 इज इकोनॉमिक प्लानिंग, नंबर 2 इज एग्रीकल्चर, आर्थिक नियोजन को पूरा डिटेल में, और दूसरा एग्रीकल्चर को डिटेल में पढ़ना होगा। ऑलरेडी ये सभी टॉपिक्स आपने पहले की क्लासेस में कवर किए हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ द नंबर थर्ड। अब थर्ड यूनिट में गवर्नमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट
रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए, इंडियन इकोनॉमी का जो सेकंड पार्ट है इंडस्ट्रीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। कंप्लीट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस तरह से हुआ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 से लेकर 1991 तक की, बल्कि उसके बाद भी उसके फेजेस जो चले, फेज सेकंड एंड थर्ड, वो सभी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद में आता है चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। औद्योगिक विकास के लिए हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस तरह की चुनौतियां चल रही हैं, इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक सेक्टर की हमारे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसीज जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये एमएनसीज आजकल ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रोफाइल को रखती हैं। इनका हमारे देश में क्या महत्व चल रहा है, आजकल आप सभी देखते हैं एमएनसीज का ही बोलबाला है। टाइनी सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, मीडियम सेक्टर, वो बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत कम पार्ट वो मार्केट का शेयर रखते हैं। बड़ा शेयर इन एमएनसीज के पास है, जिनको हम हिंदी में बहुराष्ट्रीय निगम के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि एमएनसीज का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो एक देश की होती हैं लेकिन विश्व के अनेक देशों में बिजनेस को स्प्रेड करती हैं या बिजनेस करती हैं, और उस हिसाब से उनका व्यवसाय का जो आकार है, जो साइज ऑफ द बिजनेस है, दैट इज़ वेरी वाइड, ग्लोबल लेवल पर होता है, इसलिए उनको मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय कहा जाता है। फिर है ग्लोबलाइजेशन, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में है, जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती रही है लेकिन अब नहीं है, यानी लघु उद्योग। लघु उद्योगों का ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर एसएमईज यानी हमारे मध्यम वर्गीय लघु उद्योगों का के विकास के लिए सरकार की क्या नीतियां बनाई गई हैं ग्लोबलाइजेशन पीरियड में, वो एक लास्ट हेडिंग इसमें आता है। तो दिस यूनिट कंटेन्स ओनली ऑन इंडस्ट्री। ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आपको इसमें देखनी है, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हमें देखनी है, और विशेषकर बिल्कुल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यहाँ पर हमें डिस्कस करना होगा। इसके बाद में आपको देखना है एमएनसीज को, और नंबर 3 आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसआई के नाम से या एसएमईज के नाम से भी पढ़ते हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। नाउ कम टू द यूनिट फोर्थ यूनिट फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बिना विदेशी व्यापार के कोई भी अर्थव्यवस्था इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड एक बेसिक फीचर होता है किसी भी इकोनॉमी का, वही हमारी इंडियन इकोनॉमी का भी है। इसमें हमें फॉरेन ट्रेड पढ़ना है। विदेशी व्यापार के नाम से हम इसको जानते हैं। विदेशी व्यापार के सभी एस्पेक्ट्स इसमें हमें देखने हैं, जैसे वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। ये आप सभी जानते हैं, किसी भी विदेशी व्यापार को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो आप सब जानते हैं, पिछले क्लासेस में आपने सभी ने पढ़ा है, फिर भी हम यहाँ काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे। इसके जो 3 सेगमेंट्स हैं फॉरेन ट्रेड के, वो है वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। इसका मतलब कुल कितनी मात्रा में बिजनेस किया जा रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस। कंपोजिशन मतलब किन कमोडिटीज़ और सर्विसेज का, सेवाओं और वस्तुओं का हम विदेशी व्यापार करते हैं। और तीसरा है किन देशों के साथ। तो जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर कंट्रीज़ हैं, वो डायरेक्शन को बताते हैं, यानी किन देशों के साथ में हमारा विदेशी व्यापार होता है, वो विदेशी व्यापार की दिशा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आपको रीसेंट ट्रेंड्स पढ़नी है, यानी भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या चल रही हैं।
फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, भारत में निर्यातों को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्लान्स चल रहे हैं, किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह के मेजर्स काम में लिए जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ किया जाना बहुत ज़रूरी होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। वो आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। देन कम टू द WTO एंड फॉरेन ट्रेड। WTO का फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि WTO इज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना और उसका सभी की अर्थव्यवस्थाओं पर काफ़ी बड़ा प्रभाव है। तो फॉरेन ट्रेड पर, एग्रीकल्चर पर, सभी पर हम इसको इम्पैक्ट के रूप में देखते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स जो आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, मल्टीलेटरल होते हैं, यानी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समझौते किए जाते हैं। न्यू डायमेंशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार की नवीन प्रवृत्तियां भी आपको पढ़नी है। न्यू एग्जिम पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीतियां, तो जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। हालांकि हम पहले का भी उसको थोड़ा सा रेफरेंस में देखेंगे, लेकिन न्यू एग्जिम पॉलिसी को ही रीड आउट करना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, विदेशी व्यापार के ये दो अकाउंट है जो मेंटेन किए जाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यानी विदेशी व्यापार के संबंध में एक तो होता है व्यापार खाता और दूसरा होता है भुगतान संतुलन खाता। ये दो अकाउंट के बेसिस पर किसी भी फॉरेन ट्रेड को मेजर किया जाता है कि वो सरप्लस में है या डेफिसिट में है, यानी मतलब आपके फेवर में है या नहीं है, उसमें घाटा हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसको हम इन दो अकाउंट्स के थ्रू समझते हैं। मेथड्स ऑफ करेक्टिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, विदेशी व्यापार में जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है, भुगतान संतुलन खाता जब बनाया जाता है, तो इसके अनफेवरेबल यानी घाटे में होने पर उसके करेक्टिंग मेजर्स क्या हैं, उनको सुधारने के तरीके क्या हैं। इसके बाद आपके आता है फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स यानी FDIs के बारे में पढ़ना है, सेक्टोरल के बारे में पढ़ना है। फिर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सभी रिसेंट ट्रेंड्स के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र यानी तकनीक का जो हस्तांतरण ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के बाद हुआ है, उसको यहाँ पर डिटेल में समझना है। अब आता है आपका लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट इज़ रिलेटेड विद आर स्टेट राजस्थान। पोजीशन ऑफ राजस्थान इन इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी ये स्टेट एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टूरिज़्म में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में समझना है। यानी पूरी राजस्थान की इकोनॉमी को हमें पूरा डिटेल में समझना होगा कि ये किस तरह से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में या भारत की अर्थव्यवस्था में क्या स्थान रखती है। राजस्थान का कृषि कैसा है, उद्योग कैसा है और पर्यटन उद्योग का क्या रोल चल रहा है, इन सभी के बारे में यहाँ पढ़ना होगा। अब आते हैं हम इसके सिलेबस, तो आपने करीब करीब समझ ही लिया। इसका मैं ये मानती हूँ कि आपने 12th में जब आप स्कूल लेवल पर थे तब आपने इसका करीब 80 से 90% पार्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत नया नहीं लगेगा। बस ये है कि आपका थोड़ा सा लेवल हायर आपको रखना होगा। अच्छी बुक्स आपको रेफ़र करते हैं, आप उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए, और जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता उसको आप एक जगह नोट करके रखिए। जब कभी भी हम मिलेंगे तब भी हम बात करेंगे, और अदरवाइज़ फिर हम कई बार ये कोशिश करेंगे कि हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखें, तो उसमें हम उन सभी क्वेरीज को आपका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर और नए यूनिट के साथ में। थैंक यू।